नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की संविधान की। लेकिन इसकी कहानी आज़ादी के साथ शुरू नहीं होती, बल्कि उससे कहीं कहीं ज़्यादा पुरानी है। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये एक राष्ट्र के बनने की पूरी दास्तां है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि भारत का संविधान एक तरह से 200 साल पुरानी ब्रिटिश विरासत है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसकी जड़ें वाकई ब्रिटिश दौर में बहुत गहरी हैं। और ये सब शुरू हुआ, यकीन मानिए, एक ट्रेडिंग कंपनी से। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू से समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो आई तो थी मसाले और कपड़े का व्यापार करने, लेकिन देखते ही देखते वो भारत की शासक बन बैठी। ये कहानी है एक ऐसे एक्सीडेंटल एम्पायर की जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1600 में, एकदम सीधे साधे व्यापार से। लेकिन असली गेम चेंजर था 1765 का बक्सर का युद्ध। इस एक लड़ाई के बाद कंपनी को मिल गए दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी क्या है? सीधा सीधा मतलब है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का हक। और बस यहीं से व्यापारी सरकार बन गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब दखल देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू होता है पहला एक्ट, मतलब पहला दौर। कंपनी बहुत ज्यादा ताकतवर और सच कहें तो बेलगाम हो रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि अब वक्त आ गया है इस पर लगाम कसने का, और यहीं से शुरू हुई कानूनों की एक लंबी कहानी। पहली कोशिश थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे आप एक तरह से पहली रूल बुक कह सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक नया पद बनाया गया, और इसके आते ही बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स इसके नीचे आ गए। मतलब पहली बार भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जा रही थी। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार। अब इसमें क्या था? कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्हें कहा गया कि आप बस अपना व्यापार संभालिए, और सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू के मामले देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के राजनैतिक मामलों पर सीधा कंट्रोल कर लिया था। इसी सिस्टम को, जहां पावर दो अलग अलग अथॉरिटी के बीच बटी हो, उसे ही कहते हैं डायरकी या द्वैध शासन, मतलब दो लोगों का राज। पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में बिल्कुल यही चीज लागू की थी। अच्छा, इसके बाद आया चार्टर एक्ट्स का दौर। ये एक एक करके कंपनी के पर कतरने जैसा था। देखिए, 1813 में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापार का एक अधिकार खत्म कर दिया गया। फिर 1833 तक तो कंपनी का व्यापारी काम पूरी तरह ही खत्म हो गया और वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। और हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव, इसी एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सेंट्रलाइजेशन और बढ़ रहा था। और फिर आया 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये एक ऐसा भूचाल था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। इसने एक बात साफ कर दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज अब और नहीं चल सकता। अब भारत पर शासन का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अब शुरू होता है कहानी का दूसरा एक्ट, द क्राउन टेक्स ओवर। 1857 के विद्रोह के बाद खेल पूरी तरह बदल गया। सत्ता सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। कंपनी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। ये सब हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए। जो डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था वो खत्म, कंपनी खत्म, और जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदलकर अब हो गया वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब था वो इंसान जो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को एक बात तो सिखा दी थी, उनकी स्ट्रैटेजी अब बदल चुकी थी। अब उनका सबसे बड़ा मकसद था एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह भारतीयों का सहयोग हासिल करना, ताकि दोबारा वैसा कोई बड़ा विद्रोह ना हो। इसी सिलसिले में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून आया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसे हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा बीज बोया जिसकी कड़वी फसल बहुत लंबे समय तक काटी गई। और वो बीज था सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचन का। इसका सीधा मतलब ये था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ही वोट कर सकते हैं। इसने पहली बार भारत में सांप्रदायिक राजनीति को एक कानूनी जामा पहना दिया, और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है।
चलिए, अब हम इस कहानी के लगभग आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन अब जोर पकड़ चुका था और अंग्रेजों पर दबाव बढ़ रहा था कि वो भारतीयों को सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में कुछ और अधिकार दें। इसी दबाव में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसने कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे सेंटर में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका यानी बाइकैमरलिज्म की शुरुआत की। लेकिन इसने बांटो और राज करो की नीति को और भी आगे बढ़ाया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी लागू कर दिया गया। अब 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। लेकिन मजा देखिए, भारत के भविष्य पर फैसला करने वाली इस कमेटी में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जाहिर है पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। इस विरोध ने एक नए संवैधानिक सुधार की मांग को और भी तेज कर दिया। और इन सब विरोध प्रदर्शनों, बहसों और बैठकों का नतीजा निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश राज का बनाया हुआ आखिरी और सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड कानून था। और यही वो दस्तावेज है जो आज़ाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट बनने वाला था। ये एक्ट वाकई बहुत बड़ा था। इसमें 321 सेक्शंस थे। आज हम जो फेडरल स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये सब इसी एक्ट की देन है। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान भी इसी में था। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। क्या आप जानते हैं कि हमारे आज के संविधान का लगभग 70% हिस्सा इसी 1935 के एक्ट से लिया गया है? कुछ को हूबहू और कुछ को थोड़े बहुत बदलावों के साथ। 70%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या भारत का संविधान एक ब्रिटिश विरासत है या ये एक भारतीय रचना है? सच तो ये है कि ये इतना सीधा नहीं है। हमने देखा कि कैसे 200 सालों में एक कंपनी के रूल बुक से शुरू होकर ये सफ़र एक आज़ाद देश के संविधान तक पहुंचा। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी जटिल और कितनी गहरी हैं।